आई थिंक हमने लास्ट में मोलालिटी फिनिश हो गई थी ना, लास्ट मोलालिटी खत्म हुई थी। आगे आ जाओ। जितना आप देख लो, है ना, बीच में चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जितना आपको समझ आएगा ना, कि फिर सेकंड चैप्टर से समझ बेटर आएगा। तो मैं आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और तुमने मेरे से एक डाउट भी पूछा था व्हाट्सएप पे, जो वो मैंने रिप्लाई कर दिया था, देख लेना। चलो वो हम डिस्कस कर लेंगे, आप जितने आपसे कंफर्टेबली होते हैं हो जाएं। अभी कल तक तो टेस्ट नहीं है, फिर मैं एक दिन डाउट सेशन ले लूँ। तो अभी तक हमने 4 मेथड्स करे हैं। मास परसेंटेज, उसके बाद हमने क्या करा था, मोल फ्रैक्शन, देन वी डिड जो हमने फॉर्मूला किया था Na/Na+NB। जब मैंने कहा था कि पिज़्ज़ा की अगर आप 2 स्लाइसेस करते हो तो हाफ फ्रैक्शन तुम्हारे करवाया था, आप आए थे तब? पता नहीं आई होगी तो करवाया, फिर चलो करवाया था वैसे मैंने मोलालिटी। तो ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हम कर चुके हैं। आज हमने 5th कंसंट्रेशन टर्म शुरू कर लिया, नॉर्मैलिटी, जो बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है। वो मिक्स जब करेंगे ना तो हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेनली प्रैक्टिस और प्रॉब्लम्स हैं उसमें मोलारिटी के दे रखे हैं और नॉर्मैलिटी के दे रखे हैं। ये भी मैंने खुद का क्वेश्चन बनाया था, बट देन जब हम मिक्स करेंगे तो कर लेंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है नॉर्मैलिटी। ओके, तो मैंने तुम्हें बोला था कि मोलारिटी क्या होता था। मोलारिटी के लिए हम एक, जैसे मान लो आपने कोई सोल्यूशन बनाया, राइट, 10 लीटर, एंड सपोज इसके अंदर 5 मोल्स हैं। तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने 10 लीटर वॉल्यूम बनाया है, 20 लीटर वॉल्यूम बनाया है, हमें सिर्फ 1 लीटर पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? सो मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो आप इस बीकर को 10 चैम्बर्स में डिवाइड कर दो, तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स आए, दैट इज व्हाट इज मोलारिटी। जब हम मोलारिटी को डिफाइन करना सीख रहे थे तो मैंने बोला था कि तुम्हें क्रैम नहीं करना कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, क्रैम भी कर लोगे। लेकिन अगर आप उस चीज को फील करोगे कि अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो 10 लीटर का है, 20 लीटर का है, मुझे उसको पूरे वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है ताकि मेरे पास 1 लीटर आ जाए। क्या आ जाए? और 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट इज व्हाट इज मोलारिटी, है ना। उसके बाद हमने मोलारिटी का फॉर्मूला भी देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम से क्यों डिवाइड करना है, ताकि फॉर 1 लीटर आ जाए, है ना। अब मोलारिटी के बाद मिलती जुलती कॉन्सेंट्रेशन टर्म है नॉर्मैलिटी। आज हमने जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास मिलती जुलती है नॉर्मैलिटी, क्योंकि नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स होती थी इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इसमें भी हमने फोकस 1 लीटर में ही करना है, बट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब क्या होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, उस पर देखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन क्या हुई, व्हाट इज नॉर्मैलिटी शशांक? नंबर ऑफ, नहीं मोल्स तो क्या थी, मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे मोलारिटी थी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसी तरह नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हम न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, मोलारिटी में न्यूमरेटर में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और नॉर्मैलिटी में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स, लेट्स डिस्कस दैट कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को समझने के लिए लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, फिर आपको समझ आएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, प्लीज पहले फॉर्मूला देख लो। अभी सिर्फ समझ लो, लिखने के लिए आई विल गिव यू टाइम। सारे प्लीज ध्यान से देखो, क्योंकि नॉर्मैलिटी इज वन थिंग विच स्टूडेंट्स रियली फेस डिफिकल्ट। मोलारिटी बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलालिटी भी कैलकुलेट कर देते हैं, बट व्हेन दे गेट अ क्वेश्चन ऑफ नॉर्मैलिटी दे रियली फ्रीक आउट कि नॉर्मैलिटी कैसे निकालनी है, या छोड़ ही आएंगे क्वेश्चन। तो आप एक बार फोकस करो,
ठीक है। उसके बाद आई विल गिव यू अ शॉर्टकट ऑल्सो, मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगी कि अगर बाय चांस आपको नॉर्मेलिटी को स्ट्रेट फॉर्मूले से नहीं करनी तो शॉर्टकट क्या है, बट पहले एक बार स्ट्रेट वाला फॉर्मूला देख लो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले जाते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब हमें मोलारिटी निकालनी होती थी तो न्यूमरेटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जो कि कुछ मोल्स जैसे पार्टिकल ही हैं, बट उनको मोल्स ना बोल के ग्राम इक्विवेलेंट्स बोला जा रहा है। क्यों ग्राम इक्विवेलेंट्स बोला जा रहा है, यू विल कम टू नो लेटर ऑन, बट अब फॉर्मूला बदल चुका है, अब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैम व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, वो भी तो पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन एन। अब एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आया H2SO4 का, मान लो आपको किसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है? H2SO4 की। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, तो एवरीवन नोस कि H2SO4 का मोलर मास निकालना है, 2H है, H इज 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का 16, आप प्लस करके निकालोगे 98 ग्राम। आप सबको मोलर मास तो निकालना आता है ना? लेकिन आज हमने सीखना है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए भी पहले तुमने क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए पहले तो तुम्हें क्या निकालना है? मोलर मास। अब तुमने क्या करना है? इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। तो जो मोलर मास आया है उसको आपने एन से डिवाइड करना है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन? N is defined as acidity or basicity of an acid or a base। जैसे जब भी हम किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी निकालते हैं वो N होती है ना। व्हाट इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी? जस्ट लुक एट H2SO4। अगर मैं तुमसे पूछूं कि H2SO4 कैसा एसिड है, लाइक जब ये पानी में जाएगा कितने H पॉजिटिव जनरेट करेगा? 2। चिराग ने 2 बोला क्योंकि उसको फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि H2SO4 है ना। जब H2SO4 वाटर में जाएगा इट विल डेफिनेटली डिसोशिएट टू गिव 2H पॉजिटिव, यानी कि इस एसिड की बेस को न्यूट्रलाइज करने की डबल कैपेसिटी है। डबल कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि आप तो कितने H2SO4 ले रहे हो? 1, लेकिन ये पानी में जाते ही कितने H पॉजिटिव जनरेट कर रहा है? 2। उसके लिए आपको कोई बड़ी एनालिसिस नहीं करनी कि सच में थोड़ा पानी में डालना है, आपने सिर्फ फॉर्मूला देखना है। क्या देखना है चिराग? फॉर्मूला। सॉरी शशांक, फॉर्मूले से देखते ही आपको पता लग जाएगा कि H2SO4 कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा? 2। तो इसकी एसिडिटी क्या हुई? अगर सपोज मैं आपको एसिड देती HCl, अगर मैं आपको एसिड देती HCl, तो HCl की एसिडिटी क्या निकालते? 1, क्योंकि उसके फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि HCl इट विल गिव ओनली हाउ मेनी H पॉजिटिव? ओके, नाउ इफ आई गिव यू एन एसिड H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, मन्नत H3PO4, कैन यू टेल मी अगर ये क्वेश्चन H3PO4 का होता तो हम N की वैल्यू क्या लेते? 3। उसका फॉर्मूला बता रहा है। सो H2SO4 की, एंड लेट मी टेल यू, मैं जान के बोल रही थी, एसिडिटी एसिड्स की बेसिसिटी होती है, बेसिस की एसिडिटी होती है। तो ये H2SO4 जो 2 H प्रोड्यूस कर रहा है, N = 2 इज बेसिसिटी। एसिड्स की क्या होती है? बेसिसिटी। और बेस की क्या होती है? उल्टे नाम क्यों रखे हैं? क्योंकि एसिड जितने H पॉजिटिव देगा उससे बेस न्यूट्रलाइज होगा। तो अगर H2SO4 2 H पॉजिटिव दे रहा है तो उसकी 2 बेस को न्यूट्रलाइज करने की मतलब पावर है। और अगर कंफ्यूज हो तो बस रट लो, एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। बेस की क्या होती है? चलो अब निकालनी सीखते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। H2SO4 की 2, HCl की, H3PO4 की, HNO3 की, HNO3 की, CH3COOH, CH, एक मिनट ध्यान से सुनना, मैंने कौन सा एसिड बोला? पेन मैं पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे गायब कर देती हूँ पेन। अब मैंने एसिड कौन सा दिया? CH3। ये तुमने शायद मतलब एसिटिक एसिड या तुमने 10th तक एक इथेनॉइक एसिड देखा होगा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें 4 H हैं।
यस, रिप्लेसेबल वन है, मतलब जब तुम इसको पानी में डालते हो, शायद तुम्हें आइडिया होगा, नहीं होगा तो भी 11th-12th में हमने ऑर्गेनिक में यही सीखना है, इट प्रोड्यूसेस ओनली। तो कई बार फॉर्मूला जो हमें दिखाता है वो सच नहीं होता। अब देखो H2SO4 के केस में पता लग रहा था कि इसके फॉर्मूले में 2 H है, तो तुमने इसकी बेसिसिटी कैसे निकाल ली? 2। HCl के केस में तुम्हें दिख रहा था कि इसके फॉर्मूले में 1 H है, तो तुमने बेसिसिटी कैसे निकाल ली? 1। HNO3 में 1, H3PO4 में 3। लेकिन व्हेन आई केम टू ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, अगर बच्चे को क्लैरिटी नहीं होगी कि ये 1 H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, तो उसके फॉर्मूले से उसको लगेगा कि शायद ये 4 H प्रोड्यूस करने वाला है। कितने H प्रोड्यूस करने वाला है? 4, क्योंकि उसके फॉर्मूले में 3 H इधर दिख रहे हैं और 1 H इधर दिख रहा है। बट रिप्लेसेबल, या जब ये पानी में जाएगा, ये डिसोशिएट करेगा, ये प्रोड्यूस तो कितने H पॉजिटिव करने वाला है? 1। तो इसके केस में द बेसिसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1। ठीक है, बाकी लेट मी टेल यू, इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होंगे कि फॉर्मूले में कुछ और हो रहा होगा और वो कितने H पॉजिटिव डिपिक्ट कर रहा होगा। तो मोस्टली N को फाइंड आउट करना इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स के केस में N का कैसे पता लगाया जाता है, फ्रॉम इट्स फॉर्मूला, कि वो कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी। शशांक, एसिड्स की ये जो N की वैल्यू है, बेसिसिटी। पर अगर क्वेश्चन बेस का आ गया, अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो क्वेश्चन बेस का भी आ सकता है। तो बेस की कैसे एसिडिटी निकालेंगे, वो भी उसके फॉर्मूले से निकालेंगे। थोड़ा निकाल के देखें। अगर क्वेश्चन NaOH का हो तो NaOH कितने OH प्रोड्यूस कर रहा है? H2SO4 क्या प्रोड्यूस करता था? H पॉजिटिव। और बेस क्या प्रोड्यूस करता होता है? OH नेगेटिव। तो अगर NaOH का क्वेश्चन हुआ, कैन यू टेल मी तुम N की वैल्यू क्या लोगे? बिकॉज दिख रहा है कि ये कितने OH प्रोड्यूस करने वाला है? 1। लेकिन अगर क्वेश्चन CaOH होल ट्वाइस का हुआ, हाउ मेनी OH नेगेटिव इट इज प्रोड्यूसिंग? 2। अगर क्वेश्चन अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हुआ, कितने OH प्रोड्यूस कर रहा है ये? 3। तो ये अब इसकी क्या कहलाएगी? एसिडिटी। तो ये जो N की वैल्यू हमने डिसाइड करनी होती है इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन द एसिड और बेस, है ना। एसिड कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, उसके हिसाब से हम N कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, अगर वो बेस हुआ, है ना, तो बेस कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, उसके हिसाब से N कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। चलो अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी थी, तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने दोबारा से बोला कि इट इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नाम ग्राम इक्विवेलेंट्स को देख के से कंफ्यूज मत हो। जैसे मोल्स पार्टिकल होते हैं, मोल्स पार्टिकल होते हैं 1 2 3 4, ग्राम इक्विवेलेंट भी पार्टिकल ही हैं, बट इनको निकालने का तरीका अलग है। क्या तरीका अलग है? नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हम गिवन मास को किससे डिवाइड करते हैं? मोल्स को निकालने के लिए कैसे करते थे? गिवन मास अपॉन, एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सो फॉर्मूला इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन आया कि मैम हमने तो इक्विवेलेंट मास भी पहली बार सुना है, आपने एक नई टर्म हमने सिखा दी। तो मैंने इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बताया? मोलर मास डिवाइडेड बाय N। एंड मोस्ट ऑफ यू विल नॉट इवन नो, बट तुमने बताना है कि N इज नोन एज एसिडिटी और basicity. And if the question is of H2SO4, what will be the value of N? What will be the value of N? 2 na, because H given mass upon molar mass same रखा, N upon PM, N upon equivalent mass। तो ऐसे में तो गठा भी तो कंबाइन मत करो प्लीज अपने तरीके से कि मैम इसी में ही पुट कर देते हैं गिवन मास अपॉन मोलर इक्विवेलेंट मास, एन ऊपर चला जाएगा। मत करो, मैं आपको सच में बता रही हूँ, जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। अगर आप एक ही फॉर्मूले में कि मैम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास रख देते हैं, इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास अपॉन एन पुट कर देते हैं, एन ऊपर चला जाएगा। डोंट डू दिस। आप स्टेप वाइज ही कैलकुलेट करना। इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कि ये चीजें अलग अलग फाइंड आउट करोगे तभी सही आएंगी। अगर आप एक ही फॉर्मूले में सब कुछ करने की कोशिश करोगे, यू विल मेस अप। तो मेसअप नहीं करना, आराम से पहले फॉर्मूला लिखो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, इट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोलर मास अपॉन एन। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे तुमने H2SO4 का जब मोलर मास निकाला था, H2SO4 का मोलर मास 98 आ रहा था, लेकिन हु विल टेल मी इक्विवेलेंट मास क्या आएगा? 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49 क्यों आ गया? क्योंकि मोलर मास तो 98 निकाला था, बट N की वैल्यू H2SO4 के केस में 2 हो गई थी। H2SO4 के केस में N की वैल्यू क्या होगी थी?
2, तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49। बस अब हमारे पास जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन मोलर मास, हमें जो भी गिवन मास होगा क्वेश्चन में, लेट्स से गिवन मास इज 98 ओनली, तो मोलर सॉरी इक्विवेलेंट मास 49 आया, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 2 आ गए। वो तो जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करोगे तो हम कर लेंगे। एक बार ये फॉर्मूला नोट कर लो, देन वी विल डू द प्रैक्टिस। ओके, सो प्लीज राइट द फॉर्मूला। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला लिखो। Normality is equal to number of gram equivalents. Now please you can write, नीचे वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, so units of normality are gram equivalents per liter. अगर बाय चांस नीचे मिलीलीटर में है, क्योंकि मोस्टली आई टोल्ड यू वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो नॉर्मैलिटी के दो फॉर्मूले हैं, अगर नीचे लीटर में ले रहे हो तो देन देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000, लेकिन चाचाक अगर नीचे वॉल्यूम लीटर की जगह किस में होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोलारिटी वाले फॉर्मूले में भी ये हुआ था ना कि जब नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में होता था तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? 1000 से। ये सारे ही फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला है, ये इक्विवेलेंट मास को निकालने का फॉर्मूला है, और उसके बाद एन की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। कोई डाउट है? आप वंशिका बुला रहे थे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यस, VOL लिखा है ना मैंने, पूरा लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम। So there is a question, a solution of oxalic acid is COOH। जब दीत नहीं आ रही और एसमी नहीं आ रही है ना, अभी मैं करती हूँ। उसके मम्मा कह रहे थे कि पता नहीं वो बीमार है कुछ। कई बार ना बच्चे इस टाइम पे आने की वजह से बीमार हो रहे हैं, क्योंकि वो 12th वाले भी 130 पे आते हैं ना, वो भी 15 की स्ट्रेंथ है, पहुंचते 8-10 ही हैं, रोज ही छुट्टी पे होते। 0 मैंने तो 430 12th का बैच रखा हुआ है, बट एक्चुअली ना कुछ मुक्कत के बच्चे हैं जो काफी दूर दूर से आते हैं, तो उनको होता है कि 1:30 बजे पढ़ के सीधा घर जाएं, तभी उन्होंने वो टाइम रखा है। नहीं 430 पे लग बैच है, एक 130 पे। A solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 of the acid in मधुर। जैसे 2 बार भी आ जाते हैं, सुबह वाले बैच में भी आ जाएगा, शाम को भी आ जाता है, पढ़ता किसी बैच में नहीं है। मैं कहा तो क्यों आता है, तुम दोपहर को भी नहीं पढ़ा, तो शाम को फिर दिमाग खाने। कैलकुलेट नॉर्मैलिटी। सो नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, मैं एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ। यूनिट्स आर ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ऊपर से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, देखना, ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो यानी कि यूनिट्स में ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट्स आएगा और नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यूनिट्स आर ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ओके, आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला, प्लीज लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप एक क्वेश्चन करोगे ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट नॉर्मैलिटी इज। जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला यू विल गेट कंफ्यूज। एक बार क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन लिख रहे हो ना? A
solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cube of the solution. H2O से भी हो जाएगा। H2 वाटर का 18 2 + 16 वाटर का तो इजी होता है याद करना। H2O का 2 + 16 18। मैम एक बार देखना मेरी एक्टिवा के आगे वाली डिग जो होती है बास्केट, उसमें फ़ोन पड़ा है, मैं तो फ़ोन ही नहीं दिख। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। लिख लिया क्वेश्चन? 126 आएगा। सबसे पहले चिराग बात नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया। क्या निकालनी है हमें? क्या निकालनी है? नॉर्मैलिटी। ओके, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। आपने एग्जाम में भी ऐसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला कि हमें नॉर्मैलिटी निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है? रख लो। हाँ, यस, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, और अगर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? वेरी गुड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। ठीक है, ए में सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमने रिकॉल किया, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या क्वेश्चन में गिवन मास गिवन है? उन्होंने बोला है बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम्स, यानी कि गिवन मास तो क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन ही होता है। 1/25 लीटर। एक मिनट, लेट मी सॉल्व। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास, क्योंकि जब तक इक्विवेलेंट मास नहीं निकलेगा हम क्या नहीं निकाल पाएंगे? नंबर ऑफ। तो हमने सोचा कि चलो पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। लेट मी सी। पर इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या था? मोलर मास अपॉन एन। अब सबसे पहले फॉर्मूला देखो, ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, एवरीबॉडी प्लीज हैव अ लुक। जब भी हमें मोलर मास निकालना होता है हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो इसीलिए गिवन है ताकि हम उसका क्या निकाल सके? मोलर। कैसे निकलेगा मोलर मास? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? कार्बन का 12 होता है इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। प्लस वाटर कितने हैं? 2। वाटर का कितना होता है? 18। हमेशा आपको मोलारिटी का क्वेश्चन आए या नॉर्मैलिटी का क्वेश्चन आए, मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा। और आप मोलर मास तभी निकाल पाओगे जब आपको जिस सल्यूट की बात हुई है उसका फॉर्मूला पता हो। अब आप कहोगे कि मैम ऑक्सैलिक एसिड हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता, तो ऐसे से सल्यूट्स का फॉर्मूला उन्होंने गिवन होता है, तो आपने फॉर्मूले को देख के तो मोलर मास आप निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि फॉर्मूला पता लग गया। आपको पता है 2 कार्बन है, कार्बन का 12 होता है इंटू 2, ऑक्सीजन 4 है तो 4 ऑक्सीजन का 16। चाहे बॉन्ड बना है कार्बन और कार्बन के बीच में, मास तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। एक ही बात है। अब आईसीएससी नहीं, ऑक्सैलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, बट 2 जुड़े तो होंगे ना। अगर वो डाइमर बना रहे हैं तो वो जुड़े। अच्छा, अगर ट्वाइस नहीं लिखते, ओके, तो फिर रिप्रेजेंट कैसे करोगे 2? अच्छा ठीक है, अब ये है आइदर यू रिप्रेजेंट इट। अच्छा, फिर तो 4 हो गया ना। एक सेकेंड, बुक में ठीक है, ये बॉन्ड ये 2 हटा लो बस। हाँ हटा लो, ये 2 ही COH होते हैं ऑक्सैलिक एसिड में। वैसे सही बोल रही है कि या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, नहीं तो वो 4 हो जाएंगे। वो जल्दबाजी में चलो मैंने लिख दिया होगा, बट वैसे 2 ही COH होते। ये लो, ये 2 हटा लो बस। चलो
Okay, now adding this, what is the molar mass you are getting? 24 plus 64. 24 plus 64 plus 2 plus 36. This is 100, 102 and 126. 126 आ गया. अब ये तो तुम्हारे पास मोलर मास आया है. हमें इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास को किससे डिवाइड करना होता है? n. कैन एनीवन गेस कि इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? जितने ये H देगा. अब वाटर के H कभी भी आयंस की फॉर्म में रिलीज नहीं होते. COH में ऊपर एक H पॉजिटिव दिख रहा है तुम्हें, एक COH में नीचे H पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसकी एसिडिटी सॉरी बेसिसिटी क्या होगी? आई अगेन रिपीट, ऑक्सैलिक एसिड इज अ डायबेसिक एसिड. मतलब मुझे तो पता ही है, तुम्हें भी धीरे 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 जब मतलब तुम पढ़ने लग जाओगे तुम्हें आदत ही हो जाएगी. ऑक्सैलिक इज डायबेसिक एसिड, ये 2H पॉजिटिव देता है. वैसे मैं बोलूँ कि फॉर वंस बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि मैम आप इसके H काउंट कर रहे हो, वाटर के H भी तो काउंट करो. पर वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, वो आयनिक नहीं है, वो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करने वाला. तो अगर H पॉजिटिव निकलेंगे तो दो ही निकलेंगे, एक ऊपर वाले COH के और एक नीचे वाले COH के. एंड यू नो विद रेगुलर प्रैक्टिस एक टाइम आएगा, अच्छा मैम ऑक्सैलिक एसिड टेक NH2, तब तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. बट व्हेन वी डू थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम हमें सोचना पड़ता है कि मैम ऑक्सैलिक एसिड में COH का ही H क्यों काउंट कर रहे हैं, वाटर का H क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट क्वेश्चंस लाइक दिस शुड कम फ्रॉम यू, तुमसे आने चाहिए. इसमें तुम्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये बहुत सिली लगेगा अगर मैं पूछूंगा, क्योंकि जितना आप पूछोगे, जितने आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे, उतनी ही आपको सब्जेक्ट इजी लगने लग जाएगा और आपको लगेगा कि आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट, आई एम एंजॉयिंग द सब्जेक्ट. एंजॉय करोगे तो मुश्किल. अब n की वैल्यू 2 होगी तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? चिराग 2 से डिवाइड करके इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो बहुत इजी हो गया. गिवन मास 0.63 ग्राम था. वंशिका बातें नहीं, नीचे इक्विवेलेंट मास कितना आया? तो आई थिंक इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1/100 आ गए, विच इज 0.01. इक्विवेलेंट मास आपका 63 आने की वजह से कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, क्योंकि गिवन मास ऑलरेडी 0.63 था, है ना. मोलर मास 126 जो आ रहा था, उसको जैसे ही तुमने 2 से डिवाइड किया तो इट ऑल्सो बिकेम 63. ये भी क्या हो गया? 63. गिवन मास भी 63 है, मतलब 0.63 है, और नीचे इक्विवेलेंट मास भी कितना है? अब नाउ द थिंग्स आर वेरी इजी, नाउ द थिंग्स आर वेरी इजी. अब आप क्या करोगे? सीधा फॉर्मूला लगाओगे नॉर्मेलिटी निकालने का. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो आपके 0.01 आए हैं. वॉल्यूम कितना गिवन था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, और आई टोल्ड यू कि जब भी सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में गिवन हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000. तो आपके पास आ गया 0.04 नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी को आप कैपिटल N से डिनोट करते हो. कोई कहे कि नहीं मैंने तो मैम ऐसे लिखना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. अगर आप यूनिट्स मेंशन करना चाहते हो कि मैम मैं तो 0.04 के बाद ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर करूंगा जो मैंने लिखवाई हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट द शॉर्टर वे इज जस्ट राइट कैपिटल N. जैसे मोलारिटी में भी हम मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, या कैपिटल M लिख देते थे, या क्या लिख देते थे? कैपिटल M. मोलालिटी में हम क्या लिख देते थे? स्मॉल m. नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिख देते हैं? कैपिटल M. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने इसी क्वेश्चन में तुम्हें बोला होता कि ऑल्सो कैलकुलेट मोलारिटी, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने बोला होता कि ऑल्सो कैलकुलेट मोलारिटी, तो तुम क्या करते कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000, फिर दोबारा से नंबर ऑफ मोल्स निकालते, गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब मैंने तुम्हें एक रिलेशनशिप देना है जो तुम्हें लर्न करना है. एवरीबॉडी प्लीज नाउ लुक एट द बोर्ड. आई एम गिविंग यू अ रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी. अगर आपको नॉर्मेलिटी और मोलारिटी किसी भी न्यूमेरिकल में दोनों ही निकालने हो तो आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है. रिलेशनशिप इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू स्मॉल n. अब नॉर्मेलिटी ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी आई है? 0.0. नॉर्मेलिटी कितनी आई है? 0.0. मोलारिटी आपको निकालनी है. n की वैल्यू अभी अभी आपने डिसाइड करी थी कि ऑक्सैलिक एसिड का क्वेश्चन चल रहा है, तो n की वैल्यू हमने कितनी लेनी है? n, ये वही n है एसिडिटी और बेसिसिटी वाला, और इस क्वेश्चन में ऑक्सैलिक एसिड की अभी अभी हमने डिसाइड करी थी ना कि n की वैल्यू कितनी लेनी है? 2. तो आप इसकी जब मोलारिटी निकालोगे 0.04 डिवाइडेड बाय 2 0.02 आएगी.
अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल के देखोगे ना वेरीफाई करने के लिए, तो वो यही आएगी। आई एम सेइंग कि इन अ न्यूमेरिकल जिसमें आपको मोलारिटी भी निकालनी है और नॉर्मेलिटी भी निकालनी है, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकाल लो या तो मोलारिटी निकाल लो, जिनको मोलारिटी इजी लगती है निकालनी। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने नॉर्मेलिटी करके दिखानी थी, तो मैंने नॉर्मेलिटी करी है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को मोलारिटी निकालनी इजी लगती है, वो मोलारिटी निकाल के इस फॉर्मूले से नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। हाँ, ये तो फिर एंड में तभी बताना पड़ता है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशनशिप, बट मेन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुमने 12th में जाना है, बोर्ड में जाना है, आपको मेन फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, और मेन फॉर्मूला नहीं पता, सिर्फ शॉर्टकट कर लिया। अब मैं एक बात बताऊं, मैं तो आपको ये भी बताऊंगी कि नॉर्मेलिटी क्यों निकालनी है। जब हम ऑलरेडी किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोलारिटी से रिप्रेजेंट कर ही रहे थे, तो नॉर्मेलिटी क्यों इंट्रोड्यूस करी? हाँ, सब कुछ सिलेबस में है। मोलारिटी नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी एनसीईआरटी में नहीं है, पर पता है क्या, मेरे को तो इसीलिए करानी पड़ती है। अब जैसे मुकत में नॉर्मेलिटी है, ऊपर से +2 में भी यूज आएगी और कंपटीशन के लिए भी है। लेकिन अगर आपके स्कूल्स में पर्टिकुलरली नॉर्मल, बाकी टॉपिक्स तो कराए हैं ना, मोलारिटी कराई है, पर तुम नॉर्मल, पता है कि ये तो ऐसी चीजें हैं कि अगर आप कहीं से भी पढ़ोगे बेस है, ये तो करनी ही चाहिए। आपके स्कूल में नहीं आई तो वेल एंड गुड। मैं तो वो कह ही रही हूँ कि अगर तुम्हें मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दोनों कैलकुलेट करने आएंगी तो मोलारिटी निकाल लेना, फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेना। तभी मैंने भी बताया यू कैन ऑब्वियसली यूज इट, बट इसको वो मत करो कि हम पढ़ते ही नहीं। मैम, नेवर गो फॉर द शॉर्टकट्स, जो मेन है उसको तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो कल को उल्टा आप कहीं और जाओगे तो आपको बोलेंगे अच्छा आपको मैम ने ये चीज ही नहीं बताई। तो बहुत बेसिक्स चीजें हैं, है ना। तो एक बार बोलो, मेन फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, इज इट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इज इट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ। ओके, हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। उसके नाम से ही पता लग रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, तो गिवन मास को सम इक्विवेलेंट से ही डिवाइड करना होगा। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास? मोलर मास अपॉन what is n, either it is acidity or it is, can we calculate n from the formula? Yes. What is n for H2SO4? What is n for HNO3? H3PO4, CH3COOH, CH3COH1, oxalic acid COH whole twice 2 हो गए प्रो। उसके बाद फिर भी अगर ये बहुत फुल फ्लेज मेथड लगता है कि मैम हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास 3 घंटे का पेपर है या घंटे का पेपर है, हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने लग जाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने उसका आपको शॉर्टकट दे दिया है कि आप लोग मोलारिटी कैलकुलेट करने में प्रो, तो मोलारिटी फाइंड आउट करके नॉर्मेलिटी इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेना। बट उसके लिए आपको नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए। क्या रिलेशनशिप है? n इज इक्वल टू m इंटू एन, नॉट m इज इक्वल टू n इंटू एन। पहले कैपिटल N है, उसके बाद m इंटू स्मॉल n। कैपिटल N किसको डिनोट कर रहा है? नॉर्मेलिटी को। कैपिटल M किसको डिनोट कर रहा है? मोलारिटी को। और स्मॉल n किसको डिनोट कर रहा है? एसिडिटी या बेसिसिटी। ओके ओके, अब हमने ऑलमोस्ट सारे मेथड्स कर लिए हैं। फिर पेन गायब हो गया। एक मिनट, मैंने पेन कहाँ रख दिया? वो पड़ा है। अच्छा सुनो प्लीज, बातें नहीं, मन्नत और आप वंशिका इकट्ठे मत बैठे करो, आप बातें करते हो प्लीज, नहीं करनी प्लीज। अब आगे देखते हैं। So till now how many formulas we have covered? The first one was mass percentage, second हमने क्या करी थी? मोल फ्रैक्शन, थर्ड हमने क्या करी? मोलारिटी को तुतला के बोलो, फोर्थ वन मोलालिटी के बाद आज कौन सी करी? नॉर्मेलिटी। एक लास्ट फॉर्मूला है 6 ppm। ppm इज नथिंग, इट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। जैसे क्या होता है, जब हमने मास परसेंटेज निकालनी होती थी तो फॉर्मूला क्या होता था? मन्नत, फॉर्मूला क्या होता था? बातें नहीं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इंटू 100। इस केस में हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई अगेन रिपीट, जब नॉर्मली हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर हम सोल्यूट का मास लेते हैं डिवाइडेड बाय
टोटल, और हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 100 से। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई चीजें ना इतनी कम प्रेजेंट होती हैं, सल्यूट इतना कम प्रेजेंट होता है कि जब हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं ना वो पॉइंटों में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर में डस्ट पार्टिकल्स देखें तो उसकी परसेंटेज निकालोगे, डस्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, वो आएगी 0.005%। बट लेकिन अगर हम उसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 ppm। कन्वीनियंट हो गया ना। तो साइंटिस्ट ने इस कंसंट्रेशन टर्म को उन सॉल्यूशंस के लिए बनाया या उन केसेस के लिए बनाया जिनमें सल्यूट इज वेरी वेरी लेस, जिसमें सल्यूट का मास कैसे प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी। तो अगर हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंटों में आ जाएगा। जैसे अगर आप वाटर वेपर की कंसंट्रेशन एयर में देखो तो बहुत कम है, तो अगर आप इंटू 100 करोगे, उसका मास कैलकुलेट करके निकालोगे तो वो आंसर आएगा 0.005%। लेकिन अगर हम 100 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर बिना पॉइंटों के आ गया 5। बस इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट 5% विल कॉल इट 5 ppm। तो ppm का नाम मतलब क्या बन गया, पार्ट्स पर। तो इसका कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है, परसेंटेज वाले फॉर्मूले में ही बस हमने 100 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 की पावर 6। इसके कोई स्पेशल न्यूमेरिकल भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि अगर पार्ट्स पर मिलियन में वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब वो 10 की पावर 6 के रिस्पेक्ट में दे रखी है। परसेंटेज में गिवन होती है तो किस में गिवन होती है, 100। पीसीएम ऐसा भी होता है। लिख लिया ये फॉर्मूला। ओके, अब एक ग्लास का पानी लेके आना बाहर से, एक ग्लास का पानी लेके आना, एक पानी का ग्लास है। पीना नहीं है मेरे को, बस फटाफट लेके आओ, मैंने कुछ समझाना है। नहीं आज बस भी होगी, अभी तो एक ही न्यूमेरिकल करा नॉर्मेलिटी का, और 18 हुए हैं अभी, 4:30 तक क्लास है। 10 मिनट में एक छोटा सा टॉपिक और हो जाएगा। मैं तो पीने वाला ही लाया हो ना, पहले पी ले तो एक सिप। चलो सोल्यूशन बनाते हैं। ये पानी है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, ठीक है, ओके। वैसे एक गिलास पानी का और, फिर बॉटल में पानी है, दे दे, ठीक है। मैंने एक सोल्यूशन बनाया, ऑब्वियसली मैंने इसमें कुछ नमक डाला, मुझे नहीं पता इस सोल्यूशन का पानी था, इसके अंदर कुछ वॉल्यूम था V1, और इसके अंदर मैंने नमक डाला, जितना भी डाला आई डोंट नो, उसके हिसाब से इसकी कुछ मोलारिटी होगी, है ना। राइट नाउ दिस सोल्यूशन हैज सम मोलारिटी M1, आई डोंट नो द वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी इसकी मोलारिटी क्या है मन्नत, M1, और इसका वॉल्यूम कितना है। अब मैं क्या कर रही हूँ गाइस, इसमें ना थोड़ा और नमक नहीं डाल रही, सिर्फ पानी, नमक उधर ही ध्यान देना, मैंने इसको डाइल्यूट करना है। जब भी हमें डाइल्यूट करना होता है ना, हम पानी डालते हैं। जैसे मान लो घर में तुमने रूह अफ़ज़ा बनाया और तुम्हें लग गया कि शरबत ज़्यादा चली गया, तुम्हारे घर गेस्ट आने वाले हैं, तो तुम उसको डाइल्यूट कैसे करोगे, और रूह अफ़ज़ा डालोगे कि पानी डालोगे, दूध वाला रूह अफ़ज़ा नहीं, मैं पानी वाला कह रही हूँ। So you know this process is known as dilution. When you add water, जब भी आप पानी डालते हो तो पानी डालने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम पानी डाल रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया, मोलारिटी चेंज होके क्या होगी M2, मोलारिटी भी चेंज हो गई M1 से, वॉल्यूम भी चेंज हो गया V1 से। बट टेल मी वन थिंग, मैंने जब इसके अंदर नमक डाला था, लेट से कितने डाले थे, 1 2 3 4 5 6, मैंने काउंट नहीं करे, मैं हाइपोथेसिस। अब जब तुमने पानी डाला, वॉल्यूम बढ़ा, मोला, नमक तो अभी भी उतना है, 6 के 6। व्हाट इज द पॉइंट, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम। जब भी आप डाइल्यूशन वाला प्रोसेस करते हो तो मोलारिटी चेंज हो जाती है फ्रॉम M1 टू, वॉल्यूम चेंज हो जाता है फ्रॉम V1 टू, बट व्हाट रिमेन कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ये 6 है या कितने हैं, तो मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू लिया है। नंबर ऑफ मोल्स पता कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से। तो यानी कि डाइल्यूशन करने से पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, M1 इंटू V1,
डाइल्यूशन करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, m2 इंटू, लेकिन तुमने ही कहा कि मैम जितने नंबर ऑफ पहले हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए बाद में, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, दिस इज द मोलारिटी इक्वेशन। कई बार क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑलरेडी मोलारिटी गिवन होती है कि देयर इज अ सॉल्यूशन विद मोलारिटी 2 मोलर, उसका इनिशियल वॉल्यूम गिवन होता है 2 लीटर, और पूछते हैं कि अगर हम इसमें वाटर डाल दें और इसकी मोलारिटी 2 से कितनी हो जाए 4, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। तो उसके लिए आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, m1v1 इज इक्वल टू, जो पहले वाली मोलारिटी दे रखी है उसको क्या लेना है 2 मोलर को m1, जो मोलारिटी चेंज होके 5 मोलर हो रही है उसको क्या लेना है m2, पहले वॉल्यूम कितना था 2 लीटर v1, न्यू वॉल्यूम निकाल लोगे। बट अगर मैं आपको सीधा ये इक्वेशन बता देती कि गाइस मोलारिटी इक्वेशन याद कर लो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो आपको लगता है ये कैसे आई, लेकिन अब आपको बेस पता है दैट व्हाई m1v1 इज इक्वल टू m2v2, बिकॉज m1v1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ, m2v2 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ, और मैंने आपको करके दिखाया कि जब मैंने इसमें नमक डाला था और पानी डालने पे पानी बढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए क्योंकि नमक तो पहले जितना था अब भी उतना ही है। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। जब हम पानी ऐड करते हैं इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन करने पर क्या क्या चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, यस, मोलारिटी चेंज होती है, यस, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, molarity changes, yes, from m1 to m2 volume changes from v1 to, but what remain constant, how we calculate moles before dilution, after dilution, it has to be equal, so this equation is m1 v1 plus m2। ऐसे ही अगर आपको m1 v1 की जगह नॉर्मेलिटी दे रखी हो तो सेम इक्वेशन n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, तो ये दोनों इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं। एक टॉपिक रह गया बस, नहीं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो वो टेबल नहीं बनवाया होगा ये वाला, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो उसी में से ही आना है ना, वो जो टेबल बनाते हैं यहाँ पे आपको एलिमेंट्स गिवन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, परसेंटेज। मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चा मेरे पास लेट आएगा ना और अगर मेरे को बच्चा कहेगा कि मैम फर्स्ट चैप्टर हो नहीं रहा, मैं उसको कहूंगी कि तेरे को एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल करना है, तेरे को सिर्फ एक चैप्टर में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन कर जा, तो बाकी सारा कुछ छोड़ दे, दिस इज दिस। एक आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगी टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें ये और मैं आपको ये भी बताती हूँ, जो ये वाला टेबल वाला क्वेश्चन है ना, ये सबसे इजी तो होता है क्योंकि इसमें देखो मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है, तुम 20 क्वेश्चन कर लो, 25 क्वेश्चन कर लो, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन पेपर में आता होगा नहीं होगा मेरे को गारंटी नहीं है। जब भी बच्चों को मैं मोल कंसेप्ट पढ़ाती हूँ ना, मैं उनको ये बोलती हूँ कि गाइस देखो तुम्हें मैं 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूँ, 100 दे दूँ, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि 101 क्वेश्चन तुम्हें आएगा, तुम्हें आता होगा या नहीं होता होगा। लेकिन इसके तो पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं ना, कि पहले बच्चे ने एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर उसकी परसेंटेज लिखनी है, फिर उसका एटॉमिक मास गिवन होता है। तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि मोल कंसेप्ट पे ना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय ना तुम इनको मास्टर कर लो, क्योंकि ये तो हर बच्चा कर ही लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी मुकत वाले ना एक क्वेश्चन डालते हैं, एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन वाला। इसमें ना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्वेश्चन होता है कि एक सॉल्ट एनहाइड्रस बन गया पानी उड़ाकर, वो सबसे टिपिकल क्वेश्चन है इस टॉपिक का जो बच्चे करने पाते हैं। मैं बच्चों को वो भी करा के भेज देती हूँ कि बाय चांस वर्स्ट केस अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये कर जाओ, वैसे वो बहुत कम डालते हैं टीचर्स, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो हर बच्चा कर सकता है क्योंकि इसमें स्टेप्स कंफर्म है। तो ये तो कल हम जब ये टॉपिक करेंगे, कल तो तुम ये सोचो कि हम अपने आप को 5 नंबर के, नहीं मैं वैसे कह रही हूँ कि कल ये जो हमने क्वेश्चन करना है ना वो टेबुलर वाला, टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मतलब ये सोच के आना कि हम क्लास में 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का करने आ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि मैम इससे पहले जो मोल कंसेप्ट करा है वो वेस्ट है, वो वेस्ट नहीं है, वो ना एक ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चा जितना मर्जी प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद भी जब उसके पास क्वेश्चन आएगा वो कंफ्यूज हो सकता है ना, क्योंकि कभी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने होते हैं, कभी वॉल्यूम निकालना होता है, कभी एसटीपी होती है, कभी एसटीपी नहीं होती, नॉर्मेलिटी जैसे क्वेश्चन है उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। बट वन क्वेश्चन विच हैज वेल डिफाइंड स्टेप्स,
वो पर्टिकुलर वो टेबल ही बनाना है, परसेंटेज ही लिखनी है, एलिमेंट्स का नाम ही लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं। तो कल तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। ये लास्ट टॉपिक 5 मार्क का क्वेश्चन करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन ये कर रहे थे, फिनोमेना डाइल्यूशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन? एडिंग water to the solution. When we add water to the solution, what happens to the molarity? Does it change molarity from M1 to? क्या वो क्वेश्चन में गिवन होगी? Yes. वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to? उसमें से भी एक वॉल्यूम हमें गिवन होगा और एक वॉल्यूम हमें निकालना होगा। तो विच इक्वेशन वी विल यूज? M1 V1 इज इक्वल टू, और M1 V1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई पूछेगा नहीं तुम्हारी नॉलेज के लिए। M1 V1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? नंबर ऑफ। M2 V2 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ। और ये हम अपने आप को समझा ही चुके हैं कि पानी डालने से नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, बस फैल जाएंगे। पहले भी 6 नंबर ऑफ मोल्स थे, अब भी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 6। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं? M1 इंटू इज इक्वल टू M2 इंटू V2। एक क्वेश्चन डाइल्यूशन वाला कर लो, फिर चले जाना। 27 3 मिनट्स पड़े, मेरे को तो एक ही चाहिए, बस एक ही मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। लिखो बस 1 मिनट, 1 मिनट चाहिए, बस 1 मिनट। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? हाउ मच वाटर should be added to 500 milliliter of 5 molar solution to change its molarity to 2 molar? To change its molarity to 2 molar. वो कह रहे हैं कि how much volume water should be added to V1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 500, और मोलारिटी कितनी गिवन है? 5 मोलर। तो चेंज इट्स मोलारिटी, मोलारिटी चेंज होके कितनी हो रही है? क्या वो गिवन है? गिवन है ना, पहले 5 थी, बाद में कितनी हो रही है? तो ऑब्वियसली पहले वाली क्या होगी? M1, बाद वाली क्या होगी? पहले वाला वॉल्यूम कितना गिवन है शशांक? 500, और नया वॉल्यूम निकालना है। तो इसको देख के ही पता लग रहा है यार, एक ही इक्वेशन काम आएगी। M1 V1 इज इक्वल टू, तो M1 पहले मोलारिटी 5 है, वॉल्यूम कितना है? बाद वाली मोलारिटी कितनी है? 2 मोलर। फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना है, कितना आ गया? गलत। ये तुमने क्या निकाला? फाइनल वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? क्वेश्चन कह रहे हैं और कितना पानी डालें? पहले ऑलरेडी पानी कितना है, बाद में कितना हो रहा है? तो यानी कि तुमने तो 750 डाला होगा ना। अगर तो क्वेश्चन ही होता व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फिर तो तुम ये आंसर दोगे। अगर पूछेंगे वाटर एडेड, यस, वाटर थोड़ा तुमने 1250 ऐड करा है, क्योंकि वाटर कितना ऐड करा है? पहले 500 ऑलरेडी है, तो जितना फाइनल हो रहा है तो तुमने तो 750 ही ऐड किया होगा ना। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता दी कि हर बार फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा होता। जैसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, क्वेश्चन था और कितना वाटर डालें। तो अगर तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम 1250 हो रहा है, तो तुमने 1250 पानी थोड़ा डाला है, 500 तो ऑलरेडी था, तो तुमने तो सिर्फ कितना डाला होगा? 750। लॉजिकली नहीं समझ आता तो सिंपल कर लो, V2 माइनस पहले कितना था? 500, अब कितना है? तो तुमने कितना डाला होगा? लेकिन अगर क्वेश्चन होता व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फिर इस पे टिक करते। तो डाइल्यूशन समझ आई, नॉर्मेलिटी समझ आई। कल हमने क्या करने हैं? 5 नंबर वाले एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड, लेकिन आज मैं नॉर्मेलिटी मोलारिटी के क्वेश्चन दूंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस और प्रॉब्लम प्रदीप्स के, वो घर से ट्राई कर लेना, होगे ठीक है? तो डाउट सेशन रखेंगे, क्योंकि आपको पता है मुकत में सारा कुछ प्रैक्टिस और प्रॉब्लम्स में से आता है प्रदीप्स की। तो वैसे मैंने सैटरडे देने थे, मैंने दिए नहीं ना, आज दूंगी फिर, ठीक है? ग्रुप में। ओके, किसी ने नमक वाला पानी पीना, लेते जाओ, वेस्ट नहीं करना पानी।
क्या पहले 2 चैप्टर और तीसरा भी आ रहा है? कब है पेपर? 15th में, और आज क्या है? 3 तक तो नहीं हो जाएंगे, सेकंड तो शुरू हो जाएगा परसों से। तीसरा वाला तो थ्योरी वाला है, पीरियोडिक टेबल वाला, वो मैं तेरे को नोट्स दे दूंगी, पढ़ के कर लियो, ठीक है? N1V1 क्यों आया? अब देख, जैसे मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि जब तुम डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं? सेम। वैसे ही जब तुम डाइल्यूशन करते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या रहेंगे? सेम। अब अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? N इंटू वी। तो बिफोर डाइल्यूशन मान लो नॉर्मेलिटी कितनी थी? N1। वॉल्यूम कितना था? V1। तुमने पानी डाला, नॉर्मेलिटी चेंज होके क्या हो गई? N2। वॉल्यूम चेंज होके क्या हो गया? V2। पर जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले थे, बाद में भी तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही डालेंगे कि तुम तो पानी ही डाल रहे हो। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स, हाँ मैं कर दूँ, आपने ऐड कर मैम को नंबर दे दिया, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम होते हैं। अगर तुम्हारा डाउट ये है कि मैम कब ये इक्वेशन यूज करेंगे, जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा था? M1 और फिर तो ये, अगर तुम्हें क्वेश्चन में N1 दे रखा हो और क्या दे रखा हो? N2, फिर तुम ये यूज करोगे। तो दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड एंड दिस ऑल्सो इक्वेशन होल्ड्स गुड। तुम ये यूज करोगे या ये यूज करोगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ molarity then we will use M1V1 is equal to, if in the question normality is given then we will use N1V1 is equal to N2V2, ठीक है? बाकी समझ आया? ठीक है। बाकी तो इट्स दैट कि अभी आप बीच में आए हो ना, तो जैसे कल हम एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेंगे, 5 मार्क्स वाला है, तो इवन आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हुआ है नहीं हुआ, आपको मैं ये बता दूंगी कि आपका ये 5 मार्क वाला टॉपिक डन है। बाकी धीरे धीरे हम पीछे वाला भी कर लेंगे अगर आप फाइनल करते हो, है ना? ये लो। आप मुकट से ही हो ना? नॉन मेड? ठीक। स्टार्टिंग से ही मैंने भी चेंज करा था। पहले क्या लिया था? पहले मीनस वाली हुई थी। अच्छा, यू वर इन एंजल वैली। अच्छा, 10th तक एंजल वैली एंड देन मुकट। ओके। देखना एक बार। अब मुझे समझ नहीं आ रही, वो बोल रही है मैम वो